नमस्ते दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज फिर से आपके सामने एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। जिन्हें लुसेंट की बुक पढ़ने में बोरिंग सी लगती होगी, आज उससे ही इंटरेस्टिंग करने के लिए आप इसे ज़रूर देखें। एक एक प्रश्न एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक भी लाइन मिस ना करें। आप अपने मित्र सहपाठियों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नए दोस्त इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना एकदम ना भूलें। आइए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। दोस्तों, जो चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं वो भारत का इतिहास है। पहले हम लोग दोस्तों उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्री तट तक फैला हुआ उप महाद्वीप जो है ये भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय के नाम से जाना जाता है। भारत को जानने के लिए बहुत सारे स्रोत मौजूद हैं, जिनमें से धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी हमें अपने भारत के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? उत्तर होगा दोस्तों 10। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसका उत्तर होगा 1028। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों ये लिखा हुआ है विश्वामित्र के द्वारा। दोस्तों ये वेद जो है ये वेद टोटल 4 होते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। हम लोग धीरे धीरे करके आगे भी पढ़ते मिलेगा हमको। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरे मंडल में क्या वर्णित है? तो दोस्तों तीसरे मंडल में सूर्यदेव सावित्री को समर्पित यह मंडल समर्पित है। अगला क्वेश्चन, नवी मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो नवी मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है हम लोगों को। 8वीं मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 8वीं मंडल के हस्त ऋचाओं को क्या कहते हैं? खील कहा जाता है उसे। अगला, सोम देवता को उल्लेखित किस मंडल में है? मतलब सोम देवता के लिए वो कौन सा मंडल है जिसमें सोम देवता को उल्लेखित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 9वें में। ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो व्यक्ति ऋग्वेद को पढ़ रहा है उसे क्या कहते हैं? होत्रो कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10वीं मंडल में क्या वर्णित है? दोस्तों जो मंडल 10वां है उसमें वर्णित है पुरुष सूक्त के बारे में। पुरुष सूक्त वो होता है जिसके अनुसार समाज में 4 वर्गों को बांटा गया है। पहला वर्ग ब्राह्मण का, दूसरा वर्ग क्षत्रिय का, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र का होता है। ईसा मसीह के धर्मगुरु कौन है? ईसा मसीह। ईसाइयों का धर्म चिन्ह क्या है? तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा क्रॉस। इसे ही ईसाइयों अपना धर्म चिन्ह मानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विष्णु पुराण किससे संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा मौर्य वंश से। और वायु पुराण किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गुप्त वंश से। दोस्तों इसमें हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायु पुराण किससे संबंधित है, गुप्त वंश बोलूं या फिर मौर्य वंश बोलूं। तो मैं उसको अच्छा से याद कराने के लिए एक ट्रिक लाया हूं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश। इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों? ट्रिक इसी में छुपा हुआ है। वायु पुराण, वायु जो होता है वो गुप्त जगहों पर भी प्रवेश कर जाता है। तो क्या समझते हैं आप? वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। अगर आप गुप्त वंश याद कर लिए तो अगला जो है विष्णु पुराण ये किससे संबंधित होगा? मौर्य वंश से संबंधित होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? ये संबंधित है सातवाहन वंश से। कैसे याद रखेंगे कि मत्स्य पुराण, मत्स्य मतलब होता है मछली। ये मछली को किससे लेके जाते हैं हम लोग? वाहन से लेके जाते हैं। वाहन मतलब गाड़ी। आगे आते हैं दोस्तों, अगला है ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 250 और अग्नि के लिए 200। अगला है दोस्तों, वामन अवतार के 3 पग के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या पता चलता है? ऋग्वेद में। अगला है दोस्तों, यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? अथर्वयु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी य आ रहा है तो आप वैसे बाय ऑप्शन में पुट कर सकते हैं यजुर्वेद और अथर्वयु। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, यजुर्वेद कैसा वेद है? तो दोस्तों यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही संकलित होता है। कहानी भी और कविता भी दोनों इसमें
संकलित होता है। उसे कौन सा वेद कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं। अगला क्या है? यज्ञ का नियम एवं विधि विधान का संकलन किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों यज्ञ के लिए जो विधि विधान होते हैं, नियम कानून होते हैं, वो किस वेद में मिलता है? वो मिलता है यजुर्वेद में। आगे दोस्तों अगला है संगीत का शाब्दिक अर्थ क्या है? संगीत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? गान होता है, जो हम लोग गाते हैं, संगीत। सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? सामवेद को पढ़ने वाला उद्गत कहलाता है। दोस्तों मैंने पहले बताया था, एक होता है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद होता है। ठीक है दोस्तों। संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? तो कुल 731 मंत्र हैं। और कितने पद हैं? तो पद की संख्या लगभग 6000 है। सबसे प्राचीन वेद कहा जाए तो किसे कहते हैं? ऋग्वेद को। और सबसे बाद यानी कि चारों में से ये पहले आया था और ये बाद में आया, तो ये इसको क्या कहते हैं? ये चौथा नंबर में क्या आता है? अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों। अगला, अथर्ववेद में सभा और समिति कौन है? अथर्ववेद में 2 वर्ड यहाँ पर आए हैं, सभा और समिति। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है दोस्तों, ये जो सभा समिति है ये प्रजापति की 2 पुत्रियां का नाम है, 2 पुत्रियों का नाम है सभा समिति। जादू टोना, वशीकरण, औषधि, राजा का चुनाव आदि जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, ये किससे रिलेटेड है? किस वेद में मिलेगा? ये सब मिलेगा अथर्ववेद में। दोस्तों कुल कितने उपनिषद होते हैं? उपनिषद की संख्या कुल है 108। यही पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18, जिसमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण और भी बहुत सारे पुराण यहाँ पे मिलेंगे आपको, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। फिर सर दोस्तों देखते हैं सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मत्स्य पुराण, जो कि संबंधित है किससे? सातवाहन वंश से। और सातवाहन वंश कैसे याद रखेंगे? मत्स्य मतलब मछली और वाहन में लेके जाते हैं, यानी कि गाड़ी में लेके जाते हैं, तो सातवाहन वंश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराण अधिकतर किस भाषा में लिखी गई है? पुराणों को अधिकतर लिखा गया है संस्कृत भाषा में। इसके बाद दोस्तों पुराणों को सुनने का अधिकार किसको किसको था? यस दोस्तों, महिलाएं और शूद्र, इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, परंतु पुराण को वह सुन सकती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई अवस्था किस संहिता में मिलती है? बहुत ही दयनीय अवस्था मिलती है मैत्रेय संहिता में। पुरुष का 3 मुख्य दोष बताया गया है। यह 3 दोष क्या है दोस्तों? एक होता है जुआ, एक होता है शराब और एक होता है स्त्री। ये 3 मुख्य दोष बताए गए हैं पुरुषों के। अगला, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का क्या कहा गया है? अर्धांगिनी। उसके बाद है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन क्या है? तो ये सबसे प्राचीन हो जाएगा मनुस्मृति। इसके बाद शुंग काल का मात्रक ग्रंथ कौन सा है? तो शुंग काल का मात्रक ग्रंथ मनुस्मृति है। इसके बाद नारद स्मृति किस युग से संबंधित है? ये भी संबंधित है दोस्तों गुप्त वंश से। और बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो यह वर्णित है दोस्तों, उनका एक विख्यात कथा है जिसमें बुद्ध की सारी पूर्व की जन्म की कहानियां वर्णित हैं, उसे कहते हैं जातक कथा। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र ये किसमें वर्णित है? ये वर्णित है दोस्तों कथा वस्तु में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आगम। 45 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म किससे संबंधित है दोस्तों? ये महावीर जैन जी से संबंधित है। इसके बारे में हम लोग बुद्ध के बारे में और जैन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म का इतिहास किससे प्राप्त होता है? दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा कल्पसूत्र। ठीक है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके भी इसको पढ़ सकते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। अगला है चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों मैं बता दूं, चाणक्य
और दो नाम से जाने जाते थे, एक नाम है कौटिल्य और दूसरा है विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र में किन वंश का इतिहास मिलता है? तो दोस्तों यह मिलता है मौर्य काल का। मौर्य काल के समय चाणक्य अर्थशास्त्र को लिखे थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कल्हण। राजतरंगिणी में किस स्थान का वर्णन मिलता है? तो यह मिलता है कश्मीर का। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। अगला दोस्तों, पुष्यमित शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पुष्यमित शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। आप लोग अभी सुनते ही होंगे नॉर्मल हर जगह पतंजलि, तो ऐसे भी आप नाम याद कर सकते हैं पुष्यमित शुंग। दो महाकाव्य का नाम बताइए। तो ये दो महाकाव्य है दोस्तों, एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। तो महाभारत को लिखे किसने हैं? तो उसको लिखे हैं वेद व्यास जी ने, और रामायण को किसने लिखा है? उनको लिखा है वाल्मीकि जी ने। दोस्तों अगला है इतिहास का पिता किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को। आगे बढ़ते हैं। अगला है ईरान का उस राज्य वैद्य का नाम बताइए जो भारत में आया था। उसका नाम हो जाएगा दोस्तों टीसीएस। आगे है निर्याकस किसके साथ भारत में आया था? तो ये आया था सिकंदर के साथ। मेगास्थनीज कौन है? तो मेगास्थनीज है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। दोस्तों इंडिका के लेखक कौन है? ये है मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। डायमिकस किसके दरबार में आया था? ये आया था बिंदुसार के दरबार में। अशोक के दरबार में आने वाला मिस्र यात्री कौन था? डायोनिसियस। क्या है दोस्तों? डायोनिसियस। अगला है डायोनिसियस किसका राजदूत था? तो यह था मिस्र देश के राजा नरेश टॉलमी फिलोडियसिया के राजदूत थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसे लिखने वाले हैं टॉलमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल हिस्ट्री का पुस्तक किसने लिखा? तो दोस्तों इसको लिखा है प्लिनी ने। फायन किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आगे बढ़ते हैं। भारत में कब तक रहा? दोस्तों ये फाहियान के बारे में पूछा गया है कि फाहियान जो है भारत जब आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, तो वो भारत में कब तक रहा? तो वो रहा है दोस्तों 14 वर्षों तक। और यहाँ पर भारत में जगह जगह घूमकर अपना यात्रा वृत्तांत लिखे हैं कि किस प्रकार से शासन प्रणाली यहाँ की है। भारत को जानने के लिए यहाँ पर आए थे। अगला है हेन सांग किसके दरबार में आए थे? ये आए थे हर्षवर्धन के दरबार में। यहाँ पर होगा हेन सांग और क्वेश्चन बनेगा हेन सांग का भ्रमण वृत्तांत। ये जो भ्रमण वृत्तांत पुस्तक लिखे हैं उसका नाम क्या है? तो हेन सांग द्वारा भ्रमण वृत्तांत पुस्तक का नाम है सियुकी। अगला है हेन सांग की पुस्तक में कुल कितने देशों का वर्णन मिलता है? दोस्तों जितने भी देश में ये गया है उसका सारा एक संकलन मिलता है सियुकी में, और कुल देशों की संख्या है 138। इन्होंने 138 देशों में घूम घूम कर वहाँ के बारे में जानने के लिए चाहा है। दोस्तों अगला बढ़ते हैं। अगला है हेन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन रहे? तो ये कुलपति थे आचार्य भीलभद्र। अगला है हेन सांग अपना गहन अध्ययन किस विद्यालय में किया? भारत के किस विद्यालय में किया? विश्वविद्यालय में। तो यह किया है भारत स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसके कुलपति रह चुके हैं सीलभद्र, आचार्य सीलभद्र। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो यह आया था दोस्तों मोहम्मद गजनवी के साथ। भारत की खोज अर्थात किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, यह रचना किसने की? अलबरूनी ने। यह अरबी भाषा में लिखी गई है। रिहिल्ला किस अरबी लेखक का यात्रा वृत्तांत है? तो यह दोस्तों हो जाएगा इब्न बतूता के। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश घोषित कर दिया? दिल्ली का न्यायाधीश घोषित कर दिया, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगला आते हैं क्वेश्चन, तारानाथ के दो प्रमुख ग्रंथ का नाम बताइए। आपसे पूछ सकता है कि कंगयूर और तंगयूर जो है यह लिखने वाले कौन है? तो दोस्तों यह लिखने वाले हैं तारानाथ। तारानाथ कहाँ से आए थे? यह आए थे तिब्बत से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो किस देश की यात्रा पर आए थे? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों पांड्य देश की यात्रा पर। और कब आए थे? 13वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का दहनकारी
किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों इतिहास को जानने के लिए ये भी एक पॉइंट है, अभिलेख, जिसमें राजा महाराजाओं अपनी कृति को, अपने शौर्य को उसमें लिखवाते थे अभिलेख में। अभिलेख एक लोहा स्तंभ, लोह जैसा बना होता है, उस पर लिखवाते थे, छपवाते थे। अभी भी आप लोग सुने होंगे अशोक का स्तंभ के बारे में कि अभी तक उसमें कोई जंग नहीं लगी है, पता नहीं किस लोहे का बना है, अभी तक जंग नहीं लगी है। इसके अलावा भी सिक्के होते हैं जो प्राचीन खुदाई में हम लोग को मिले हैं, प्राचीन, तो उससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है सर्वप्रथम भारत पर हुनों के आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख से। इसके बाद है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य, सती प्रथा का, जिसमें किसी पत्नी के पुरुष अगर मर जाते हैं, हस्बैंड अगर मर जाते हैं, तो उसके चिता के ऊपर उसकी जीवित विधवा पत्नी को बिठा करके जला दिया जाता था। तो ऐसा साक्ष्य किस अभिलेख में मिला है? तो ये मिला है एरन अभिलेख में। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख में मिला है? तो रेशम बुनकरों की जानकारी मिला है हम लोगों को मंदसौर अभिलेख में। दोस्तों प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? जो प्राचीन लोगों ने इसे गढ़वाया था सिक्कों को, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आयत सिक्के, आहत सिक्के कहा जाता है। इसके साथ साथ किसने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया? अभी भी हम लोग देखे होंगे कि उस पर कुछ ना कुछ चित्र बना होता है, नीचे में सत्यमेव जयते लिखा रहता है, कितने रुपए का सिक्का है वो लिखा रहता है। तो इसी के साथ साथ यवन शासक क्या किया था ना, उस पर लेख लिखने का प्रयास किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यवन। इन्होंने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। अगला है वह किस समुद्रगुप्त को क्या बजाते हुए सिक्कों पर अंकित किया गया है? दोस्तों समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी थे। उनके ख्याति के लिए, अपने प्रचार के लिए समुद्रगुप्त ने अपना एक सिक्का ऐसा जारी किया है जिसमें वो बीना बजाते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है किस स्थान पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? यह मिला है पांडुचेरी के निकट अरिकमेंडू से। कहाँ से मिला है दोस्तों? अरिकमेंडू से। ये कहाँ पर स्थित है? पांडुचेरी में। ठीक है, आगे मिलते हैं दोस्तों। आगे क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। उसके बाद है जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, इससे संबंधित है रुद्रदामन से। नासिक अभिलेख ये किससे संबंधित है? गौतम से संबंधित है। उसके बाद है प्रयाग स्तंभ लेख, यह किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। दोस्तों अगला है मंदसौर संबंधित किससे है? ये संबंधित है मालवा नरेश यशोवर्मन से। इसके बाद है दोस्तों ग्वालियर अभिलेख, ये ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से। अगला अभिलेख है दोस्तों भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ये किस शासक से संबंधित है? यह संबंधित है स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यह संबंधित है दोस्तों बंगाल शासक विजयसेन से। दोस्तों ऐसा मैं कुछ ऐसा ट्रिक बताता हूँ जिससे आप याद कर सकते हैं। जैसे हाथी गुम्फा है दोस्तों, तो हाथी गुम्फा, हाथी क्या करती है? सब चीज को खा लेता है ना, खारवेल सब खा गया। ठीक है, उसके बाद है जूनागढ़ का गिरनार। गिरनार मतलब हो गया दोस्तों गिरना। गिरना जो भी गिरता है उसका क्या होता है? दमन हो जाता है। दमन, उसका क्या होता है? दमन हो जाता है। अगला है नासिक अभिलेख। नासिक होता है, जैसे नासिक को हम लोग बोल सकते हैं नाक। नाक से क्या होता है? जब भी हम लोग को नाक में चोट लगती है, नासिक में चोट लगती है, नासिका में चोट लगती है, तो क्या होता है? हम लोग तमतमा जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, या फिर तमतमा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तमतमा जाते हैं। जय दोस्त। अगला है दोस्तों प्रयाग। प्रयाग स्तंभ, प्रयाग से हो गया प्यास। प्यास से क्या होता है? समुद्र। समुद्र का पानी से हम लोग प्यास नहीं बुझा सकते हैं। जब प्रयाग से हम लोग क्या याद रखेंगे? समुद्र, क्योंकि प्यास जो होता है वो हम लोग को मीठा पानी से ही बुझ पाएगा, समुद्र के पानी से बुझ नहीं पाएगा। तो हम लोग इससे याद रख सकते हैं समुद्र। ठीक है दोस्तों, अगला है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख ये किससे संबंधित है? पुलकेशिन से संबंधित है। ऐहोल से कैसे संबंधित है? पुल मतलब होता है खींचना। क्या खींचते हैं दोस्तों? केस।
अगर केस खींचते हैं तो केस जहां से उखड़ता है वहां पे क्या होता है, होल बन जाता है। तो ए होल अभिलेख किससे संबंधित है, पुल केसिन से संबंधित है। पुल मतलब खींचना और केस मतलब बाल। हम लोग के बाल जहां से अगर खींच लेते हैं, सर के बाल अगर खींच लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है। गड्ढा को क्या बोलते हैं हम लोग, होल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इससे भी याद कर सकते हैं पुलकेशिन द्वितीय। अगला है मंदसौर। मंदसौर ये किस राजा से संबंधित है, ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। इसको याद रखेंगे सौर से। सौर मतलब होता है दोस्तों शोर करना, हल्ला करना। अगर कोई शोर करता है, हल्ला करता है, उसका क्या होता है, यश यश कृति, उसका प्रसिद्धि क्या होता है, घट जाता है। तो शोर नहीं करना है, चुपचाप रहना, मंद रहना। मंद मतलब चुपचाप रहना, मंदसौर रहना, शोर नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इससे हम लोग याद कर लिए क्या, मंदसौर संबंधित है किससे, यशोवर्मन से। उसका यश कृति क्या होता है, मान सम्मान क्या होता है, घट जाता है, इसीलिए हम लोग को चुप रहना चाहिए, मंदसौर। अगला है ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर को कैसे याद रखेंगे, ग्वालियर अभिलेख बताइए दोस्तों। ग्वालियर मतलब ग्वाला। ग्वाला के पास क्या होता है, ढेर सारी गाय होती है और वो हर दिन क्या करता है, सबको, गाय को क्या करता है, गाय को भैंस को क्या करता है, भोज खिलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या खिलाता है, भोज खिलाता है। कौन खिलाता है, ग्वाला खिलाता है। ग्वाला से क्या समझेंगे, ग्वालियर। और ग्वालियर किस राजा से संबंधित है, प्रतिहार नरेश भोज से। ठीक है दोस्तों, आगे है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। इसका क्या हो जाएगा, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से। कंद से समझेंगे दोस्तों, कंद, क न द, कंद। आलू कैसा होता है, कंद होता है, कंदमूल, जड़ वाला चीज होता है ना, कंदमूल। वो कहाँ रहता है, भीतर रहता है, जमीन के नीचे रहता है, भीतर रहता है। तो उसका क्या, कैसे समझेंगे, भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त यानी कि कंद। ठीक है दोस्तों, कंद। अगला है दोस्तों देवपाड़ा। देवपाड़ा मतलब होता है देवपाड़ा, पाड़ा मतलब होता है कोई एरिया, देव का एरिया, भगवानों का एरिया। उसमें क्या होता है, कोई भी अगर राक्षस आता है तो उसे क्या करते हैं, देव लोग हरा देते हैं और खुद विजय हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है, विजयसेन से। आगे बढ़ते हैं। अगला है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। उत्तर भारत के मंदिरों की कला किस प्रकार की शैली है। तो दोस्तों उत्तर भारत में जितनी भी मंदिरें बने हैं तो वह जो है नागर शैली का बना हुआ मिलेगा आपको। उसके बाद दक्षिण भारत के मंदिर की किस शैली से संबंधित है, तो यह संबंधित है दोस्तों द्रविड़ शैली का। ठीक है दोस्तों, अच्छा उसके बाद नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों का मेल, इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो वो किस प्रकार की नई शैली बन जाएगी, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बेसर शैली। दोस्तों यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, क्या याद कीजिएगा, नागर शैली और द्रविड़ शैली। ये दोनों शैलियाँ जो है, इस दोनों को मिला देते हैं तो कौन सी नई शैली बनती है, बेसर शैली बनती है। उसके बाद पंचायन शब्द किस शैली से संबंधित है, किस शैली से संबंधित है, ये मंदिर रचना शैली से। इसके बाद है दोस्तों हिंदू मंदिर, ये किस शैली से प्रभावित है, जितनी भी हिंदू मंदिर है ये प्रभावित है पंचायतन शैली से। उसके बाद दोस्तों ये पंचायतन शैली होती क्या है, तो मैं बता दूं, इस शैली में मुख्य मंदिर जो होते हैं वो मध्य में रहते हैं और इसके चारों तरफ 4 मंदिर होते हैं। इसका कोई उदाहरण, या दोस्तों उसका उदाहरण है कंदारिया का मंदिर, महादेव मंदिर, ब्रह्मदेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर और दशावतार मंदिर। ये मंदिर में एक मुख्य होता है, मुख्य मंदिर होता है और इसके चारों तरफ एक अन्य 4 मंदिर होते हैं। तो इसी शैली को क्या कहते हैं, पंचायनन शैली, जो हिंदू मंदिर में मिलता है। ये दोनों जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली का मेल होता है। ठीक है दोस्तों, इतिहास किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बता दूं, मानव विकास के उस समय को कहा जाता है इतिहास जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, जिसका उपलब्ध होना लिखित रूप में वो इतिहास कहलाएगा। ज्ञानी मानव किसे कहा गया है, तो यह कहा गया है होमो सेपियंस को। उसके बाद है पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका क्या थी। पूर्व पाषाण युग के लोग, आदि मानव लोग, वो किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते थे, शिकार करके, जानवरों का शिकार करके उसे खा करके। अगला है 111 नंबर क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल के आदि मानव का मनोरंजन का क्या कारण था।
तो यह था दोस्तों शिकार करना, और शिकार करते ही जो जानवर शिकार हो जाते थे उसे ही खा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो दोस्तों आप इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद भी कर लें कि यह जो आग का नया जो आविष्कार हुआ है आदि मानव के द्वारा, ये कब हुआ है? पूरा पाषाण काल में। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, अब पत्थर को रगड़ के ही क्या होता था? आग निकाला जाता था, पूरा पाषाण काल में। अब पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार और पूरा पाषाण में आग का आविष्कार हुआ। उसके बाद दोस्तों मनुष्य अपने निवास स्थान को स्थिर कर लिया, ये किस काल में हुआ? दोस्तों उस वक्त आदि मानव यायावर प्रजाति की हुआ करते थे, आज यहाँ तो कल पता नहीं किधर जाते थे। तो इस चीज़ को अब नहीं करते थे। अब क्या करते थे? वो एक निश्चित एक स्थान बना लिए, वहीं पे वो रहते थे, अपनी खेती बाड़ी संभालते थे, जानवरों को रखते थे, पालते थे और कंद मूल खाते थे, जो भी बनता था, जो भी मिल पाता था। तो उन्होंने अपना स्थान, निवास स्थान को स्थिर कर लिया। वो किस युग में हुआ? वो किस काल में हुआ? वो हुआ है नवपाषाण काल में। इसके बाद आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? यह बनाया है कुत्ता को। उसके बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो प्रयोग में लाए गए धातु का नाम है तांबा। कुल्हाड़ी का साक्ष्य किस स्थान से मिला है? इसका कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? दोस्तों थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, तो आप इसे इस तरह से याद कर ले। कुल्हाड़ी होती है बहुत टेढ़ी टेढ़ी है और नाम भी इसका कुछ टेढ़ा ही है। आप इसे पढ़ के देखिए, आपको हिज्जत लगेगा नहीं। तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, क्या है? अतिरंप कम, दोस्तों यही नाम है। आप इसे याद कर लें, मन में बैठा लें कि कुल्हाड़ी जो होती है टेढ़ी टेढ़ी होती है, इस प्रकार से होती है। तो इसका नाम भी कुछ टेढ़ा से है। दोस्तों आदि मानव जिस वक्त अपना निवास स्थान को स्थिर कर लिए थे, तो उस वक्त सबसे प्राचीन फसल कौन सी हुआ करती थी? तो आदि मानव ने सबसे पहले गो और जौ को अपना आहार बनाया। कृषि का प्रथम उदाहरण किस स्थान से मिला है? दोस्तों कृषि, आदि मानव जो कृषि करते थे, स्थिर निवास स्थान करके कृषि करते थे, इसका साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से हम लोगों को कृषि का साक्ष्य मिला है। इसके बाद किसने सबसे पहले पूरा पाषाण काल औजार की खोज की? औजारों की खोज करने वाले कौन है? रॉबर्ट ब्रूस। उसके बाद आते हैं दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो। जीवाश्म का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त है? तो यह प्राप्त हुआ दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियाँ, जो भारत में स्थित हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, वहाँ से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। अब पूछ रहा है मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो यह मिला है दोस्तों नदी घाटी। कौन सी थी? नर्मदा नदी घाटी। आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य का संबंधित, मनुष्य का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मिला है नर्मदा नदी घाटी से। और जीवाश्म का पूछ ले तो आपसे बोलना हो पहाड़ियों के नीचे, मतलब शिवालिक की पहाड़ियों के पास, भारत के। इसके बाद है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो इसे खोज किया है राय बहादुर साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु काल का काल कब से कब तक इन्होंने निर्धारित किया है? इन्होंने निर्धारित किया है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। इसके बाद है सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? तो यह सभ्यता थी नागरीय सभ्यता। उसके बाद दोस्तों सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता। यहाँ के सबसे बड़े नगर का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, तो यह पूछेगा तो आपको बताना है। टोटल 6 है मुख्य, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनवारी, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह में एक लोथल और एक सुतकोटदा था। इसके बाद है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्नानाघर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है ये। ठीक है दोस्तों। अगला है अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है लोथल और कालीबंगा से। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? यह मिली है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की एक खास मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो नर्तकी की एक खास मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। और दोस्तों मृतकों का टीला किसे कहा गया है? ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को।
अगला है हड़प्पा की मुहर पर किस पशु का अंकन मिला है? एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाला पशु का मुहर हुआ करता था। उनके बाद है मनके बनाने की कारखाना कहाँ से मिला है? तो यह मिला है लोथल और चन्हूदड़ों से, यहाँ से। और ये और किस लिए फेमस है? ये फेमस है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह से। उसके बाद दोस्तों सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की होती थी? ये भाव चित्रात्मक होती थी, क्योंकि उस वक्त तो आदि मानव लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, तो उन्होंने चित्र बना करके ही अपनी मन की बात को व्यक्त करते थे। इसके बाद आते हैं दोस्तों नया क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार से हुआ करती थी? तो ये होते थे दोस्तों दाएं से बाएं। जो हम लोग इधर से लिखना शुरू करते हैं तो उस वक्त इधर से लिखा करता था, ठीक है। जैसे कि अगर कुछ लिख रहे हैं, जैसे ये हम लोग लिख रहे हैं, तो इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट लाइन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उस वक्त सिंधु सभ्यता में जो आदि मानव हुआ करते थे वो क्या करते थे ना, इधर से लिखते हुए आते थे और यहीं से शुरू करते थे नेक्स्ट लाइन ऐसे करके, फिर यहाँ खत्म होने के बाद फिर इधर लिखते थे। मतलब वो इस प्रकार से लिखते हुए आते थे, यहाँ इस प्रकार से। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कैसी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या थी? तो उस वक्त का मुख्य फसल क्या था दोस्तों? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए, मीठा के लिए क्या प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। शहद पता है दोस्तों, जो मधुमक्खी द्वारा फूलों का रस चूस करके जमा किया हुआ एक फल है, आप बोल सकते हैं, जो उस घर के छतों में अभी देखने मिलता है, पेड़ के टहनियों पे देखने मिलता है शहद। साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है रंगपुर और लोथल से, ठीक है दोस्तों। आगे है चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं लोथल से, और दाने मिले हैं लोथल से और रंगपुर से। साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला? लोथल से, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, दोनों कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। चावल का दाना का अगर बात करेगा तो ये लोथल हो जाएगा, और प्रथम साक्ष्य पहला प्रमाण कहाँ मिला है? ये मिला है लोथल से। मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है वनमाली से। अगला है घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं सुरकोटदा, कालीबंधन और लोथल से। ये तीनों एरिया से क्या मिला है? घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं 100 का, ठीक है दोस्तों। अगला है तौल की इकाई की क्या थी? तो उस वक्त तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी दोस्तों। अगला है किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है? पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशेष जुड़वा राजधानी कहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेड़ की पूजा और शिव पूजा, यह प्रचलन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिला है हिंदू सभ्यता से। हिंदू नहीं, सिंधु सभ्यता होगा ये, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा सिंधु सभ्यता से मिला है, या हिंदू हो गया है, सिंधु सभ्यता। अगला है स्वास्तिक चिन्ह, यह किस सभ्यता का देन है? ये सभ्यता का देन है दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता का देन है। जो हम लोग घर को पास इस प्रकार से बनाते हैं ना, इसी के बारे में बात हो रहा है। यही है स्वास्तिक, और स्वास्तिक का चिन्ह हम लोगों को कहाँ से मिला है? हड़प्पा की सभ्यता से मिला है। अगला है दोस्तों सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक थी? वो मातृ देवी का। हम लोग अभी क्या करते हैं? शिव की पूजा करते हैं, पार्वती की भी पूजा करते हैं, तो उस वक्त सिर्फ मातृ देवी का, मतलब लेडीज गॉड का ही पूजा हुआ करता था, उसे ही प्रथम प्राथमिकता मिलती थी। उसके बाद दोस्तों पशुओं में सबसे ज़्यादा पूजनीय कौन था? तो यह हो जाएगा दोस्तों कुबड़ वाला सांड, स्थान नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा सांड, कुबड़ वाला, ठीक है दोस्तों। अगला है काली बंगन का अर्थ क्या होता है? काली बंगन का अर्थ होता है काली काली चूड़ियाँ। अगला है अग्नि पूजा का प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है दोस्तों काली बंगन से। ये दोस्तों टेराकोटा होता क्या है? ये दोस्तों होता है मिट्टी का सामान, कच्चा सामान, जिसे आग में पका करके ठोस किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? टेराकोटा। आग में पकाई हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। अगला है दोस्तों आर्यों का भाषा क्या था? मूल भाषा क्या था? तो यह था दोस्तों संस्कृत। और ये कहाँ के निवासी थे? यह थे मध्य एशिया के निवासी। इसके बाद दोस्तों वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना गया है? तो यह माना गया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। इसके बाद है आर्यों के प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है?
तो इसे बांटा गया है टोटल 5 भागों में। कौन कौन सा? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ये 5 भागों में आर्यों ने अपने प्रशासनिक इकाई को बांटा है। दोस्तों ग्राम के मुखिया कौन कहलाते थे? तो कहलाते थे ग्रामीणी। क्या कहलाते थे दोस्तों? ग्रामीणी कहलाते थे। ठीक है। उसके बाद विश्व का प्रधान क्या कहलाता था? तो इसे कहलाता था विश्वपति। जन के शासक क्या कहलाते थे? राजन। जनता की गतिविधियों को देखरेख कौन करता था? स्पष्ट करता था। उसके बाद दोस्तों अपराधियों को पकड़ने की कार्य ये कौन करता था? इसे करता था उग्र। उसके बाद गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था? ये वाजपति कहलाता था। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता था? वाजपति। क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ पर रिपीट हो गया है, यहाँ पे राजपति नहीं होगा, यहाँ पर वाजपति होगा। क्वेश्चन ये वाला सही है। ठीक है। सभा और समिति क्या है? तो ये दोस्तों राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी। इसके बाद 10 राज्य युद्धों का वर्णन कितने मंडल में मिलता है? तो यह दोस्तों 7वें मंडल में निहित है। उसके बाद 10 राज्य युद्ध जो है ये किस नदी पर हुआ था? ये हुआ था पुरुषनी नदी पर। तो दोस्तों पुरुषनी नदी का भी वर्तमान नाम क्या है? रावी नदी। रावी नदी को अब पुराने जमाने में पुरुषनी नदी कहा जाता था, जहाँ पर 10 राज्यों का युद्ध हुआ था। उसके बाद इस युद्ध में विजय कौन हुआ था? इस युद्ध में विजय हुआ था दोस्तों सुदास। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आर्य समाज में प्रधान कौन होता था? तो आर्य समाज का प्रधान होता था पितृ प्रधान। पितृ प्रधान मतलब पुरुष प्रधान होते थे। कौन? आर्य समाज। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल। कुल का मुखिया कौन होता था? पुरुष। और कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था कुलूप। उसे क्या कहा जाता था? कुलूप कहा जाता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं को क्या कहा जाता है? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या है? तो सोमरस। सोमरस ये एक प्रकार का पेय पदार्थ है, शराब है, जिसे कहाँ से बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था। योग दर्शक के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, जो पुष्प शुंग का राजगुरु हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। अगला है चार्वाक के प्रवर्तक कौन है? ये एक दर्शन है, इसका प्रवर्तक कौन हुए हैं? चार्वाक। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हुए हैं? कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हुए हैं? गौतम। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी। उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक बदायन। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन हुए दोस्तों? कनाल, कनाद या उलुक। कौन हुए हैं? कनाद या उलुक। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्य का प्रिय पशु अगर बोला जाए तो इन्होंने अपना प्रिय पशु घोड़ा को बनाया था, और प्रिय देवता किसे बनाया था? इंद्र को बनाया था। तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी दोस्तों? यह थी लोहा। लोहा को उस वक्त क्या कहा जाता था? श्याम अयस। और तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस। लोहित अयस। उसके बाद दोस्तों आयात व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? तो उसे कहते थे फनी। उसे क्या कहते थे? फनी कहते थे। उसके बाद सूद देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? सूदखोर कहलाता था। उसके बाद मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता का नाम क्या है? अग्नि। अग्नि देवता जो होते हैं वह देवता और मनुष्य इन दोनों के बीच क्या करता है? मध्यस्थता लाता है, जोड़ने वाले। इसको बोलते हैं, मनुष्य को देवता से जोड़ते हैं। इसे कौन जोड़ते हैं? अग्नि देवता जोड़ते हैं। सीरा और सीता क्या है दोस्तों? यह वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहते थे। यानी कि दोस्तों ये जो हल है इसको हम लोग क्या कहेंगे? सीरा। और जो हल के चलने से जो लाइन खिंचाती है, जो लाइन बनती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीता। इसे कहेंगे सीरा, इसे कहेंगे सीता। याद रखिएगा, ठीक है। इसको सीरा बोलेंगे तो इसमें सिर होता है जो मिट्टी को खोदते हुए जाता है, और जो लाइन बनती है उसे क्या कहते हैं? सीता। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो उस वक्त कहा जाता था निष्क, निष्क और शतमान। ये 2 नामों से जाना जाता था। एक क्या था दोस्तों? एक निष्क था और दूसरा शतमान। ये उत्तर वैदिक काल की मुद्राएं थी। अगला है दोस्तों, सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? जो मैंने अभी
6 ठो 7 को जो अभी मैंने दर्शन बताए थे, उसमें सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कौन हुए? कपिल। आगे आते दोस्तों, अगला है सत्यमेव जयते। यह किस उपनिषद से लिया गया है? इसे लिया गया है मुंडको उपनिषद से। किसे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। अगला है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अगला है महाभारत का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम उसे जय संहिता कहते हैं उसे। यह महाकाव्यों में एक है दोस्तों। वेदांत सूत्र की रचना किसने की? यह बदायन ने की। ठीक है दोस्तों। अगला आते हैं दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन नदियां, जिनका प्राचीन नाम हुआ करता था और अब इसे बदल करके आधुनिक नाम में बदल दिया गया है। तो इस पे आते हैं दोस्तों, क्या क्या है इसमें देख लें। क्रूव को क्या कहा गया है? इसे आधुनिक नाम दे दिया गया है कुर्रम। ठीक है। कुबा को काबुल कहा गया है, जो अभी अफगानिस्तान में है। वितिस्ता को क्या कहा जाता है? अभी दोस्तों अभी झेलम नदी से जाना जाता है। चिनाब नदी से जाना जाता था पहले अस्किनी को। अभी दोस्तों मैंने बताया था कि 10 राज्यों का युद्ध किस में हुआ था? पुरुषी नदी में हुआ था, जिसमें सुदास जीत चुके थे। और यह पुरुषी नदी में हुआ था। तो पुरुषी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो ये नाम है रावी। अगला है सतुद्री नाम से अभी किस नदी को जाना जाता है? तो सतलज नदी को जाना जाता है। आगे है दोस्तों विपाशा नदी। इसे अब जानते हैं व्यास नदी के रूप में। गंडक नदी जो है, इससे हम लोग प्राचीन में सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। अगला है दृश्यधत्ती। इसे किस नाम से जाना जा रहा है? अभी इसे जाना जाता है घग्घर नदी से। अभी हम लोग घग्घर नदी से इसे जान रहे हैं। अगला है गोमती नदी। गोमती नदी को अभी क्या चीज नाम से जानते हैं? गोमल नदी से जानते हैं। फिर लास्ट बचा है सुवस्तु। यह नदी प्राचीन में सुवस्तु के नाम से जाना जाता था और अभी इसे स्वाति के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, स्वाति के नाम से जाना जाता है। अगला आते हैं, अगला है ऋग्वेदिक काल में कुछ देवताओं के चर्चे हुए हैं। ठीक है। तो उनको किस देवता का रूप माना जाता था? जो दोस्तों इंद्र देवता है। इसे हम लोग युद्ध का देवता, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता के रूप में जानते हैं। अगला है अग्नि। अग्नि क्या होते थे? अग्नि देवता वो देवताओं और मनुष्यों के बीच क्या करते थे? मध्यस्थ होते थे, मतलब बीच की कड़ी होती थी। आप इसे ऐसे करके याद कर सकते हैं। देवता और मनुष्य के बीच में ये क्या थे? देवता के और मनुष्य के बीच में ये एक कड़ी के रूप में काम करते थे, मिलाने का काम करते थे। इसके बाद दोस्तों वरुण देवता। यह जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक के रूप में जानते हैं। उसके बाद दोस्तों सत्य का प्रतीक किसे कहा जाता था? वरुण देवता को ही कहा जाता था। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, इसे कौन करते थे? वरुण देवता ही करते थे। तो इससे हम लोग वरुण देवता को जानते हैं। धौ, यह किस देवता को कहते थे? यह आकाश के देवता को कहते थे। आकाश के देवता को क्या कहा जाता था? धौ कहा जाता था। वनस्पति के देवता को क्या कहा जाता था? सोम। प्रगति एवं उत्थान देवता, इसे किस रूप में जानते थे? उषा के रूप में जानते थे दोस्तों। ठीक है। देवता, अश्विन देवता को किस रूप में जानते हैं? विपत्तियों को हरने वाले। उसके बाद दोस्तों पूषण देवता। पूषण देवता को क्या कहते हैं? पशुओं का देवता के नाम से जानते हैं। पशुओं के देवता के नाम से जानते हैं किसे? पूषण देवता को। उसके बाद है विष्णु देवता। इसे क्या जानते हैं? विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत, यह देवता किस रूप में जानते हैं? इसको जानते हैं आंधी तूफान के देवता के रूप में। आंधी तूफान के देवता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? मरुत को जानते हैं। इसके बाद के पॉइंट में आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है महाजनपदों का उदय। प्राचीन समय में महाजनपद हुआ करते थे और उसकी कुछ राजधानियां हुआ करती थी। इससे रिलेटेड यह किस क्षेत्र में पड़ता था वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। हम आपको महाजनपद और राजधानी बताते हैं कि किस महाजन की कहाँ पे राजधानी थी। ठीक है दोस्तों। तो पहला पढ़ते हैं अंग महाजन पद का। ये अंग महाजन की पद जो है, इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी, जो भागलपुर में पड़ती है। भागलपुर मुंगेर में पड़ती है। इसके बाद है मगध। मगध कहाँ पड़ता है? राजगृह में, गिरिब्रिज में। ठीक है दोस्तों,
ये कहाँ पर है अभी आधुनिक में? ये पड़ता है पटना में, ठीक है दोस्तों, गया के समीप। उसके बाद है काशी बनारस, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। उसके बाद है वत्स, इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। अभी ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के निकट है, इलाहाबाद के आसपास, ठीक है दोस्तों। अगला है वज्जी जो है ये मिथिला इसकी राजधानी थी। कहाँ किसकी? वज्जी की राजधानी कहाँ थी? मिथिला। अगला है दोस्तों कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। अभी ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अवंती इसकी राजधानी थी उज्जैन, जो मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद है दोस्तों मल, ये कहाँ पड़ती है? इसकी राजधानी कहाँ थी? कुशावती में, और ये अभी देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पंचाल, यहाँ की राजधानी कहाँ थी? कंपिल में थी। कहाँ थी इसकी राजधानी? कंपिल। इसके बाद है दोस्तों चेदी इसकी राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती अभी कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ, ये अभी दिल्ली के क्षेत्र में पड़ती है। दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र में ये पड़ता है दोस्तों। उसके बाद है मत्स्य, यह जो महाजनपद है इसकी राजधानी विराटनगर में थी, और ये अभी जयपुर में पड़ता है, राजस्थान। उसके बाद है दोस्तों कम्बोज इसकी राजधानी कहाँ थी? हाटक, ये भी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, हाजरा और राजौरी के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आते हैं सूरसेन के पास। सूरसेन यहाँ की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। हम लोग जानते हैं दोस्तों कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था। ये राजधानी थी किसकी? सूरसेन की राजधानी थी। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में, मथुरा के पास, ठीक है। तो अगला है अस्मक, इसकी राजधानी थी पोटली या फिर पोतन, जिससे अभी हम लोग गोदावरी नदी के क्षेत्र के आसपास इसे देख सकते हैं, पोतन को, जो राजधानी थी अस्मक की, ठीक है दोस्तों। अगला है लास्ट गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, जो रावलपिंडी जो भी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना जानकारी हम लोगों को इससे मिलता है। अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। नए लोगों के लिए स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर इसी तरह से नए वीडियो के साथ।